दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आईपैक के ऑफिस में ईडी रेड के लिए पहुंची थी और उसने जैसे ही रेड शुरू की, ममता बनर्जी 40 पुलिस कर्मियों के साथ और बड़े अफसरों के साथ वहां धमकी और वहां ईडी के काम में बाधा बनी। इतना ही नहीं, ईडी जब रेड कर रही थी उसी बीच ममता बनर्जी वहां से कुछ फाइलें और एक मोबाइल फोन लेकर के वहां से रवाना हो गई। ईडी ने इसे गंभीरता से लिया है और इस मामले को अब वो लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट जाने वाली है और कलकत्ता हाई कोर्ट निश्चित रूप से इस मामले में कड़ा अख्तियार रुख अपनाएगा, क्योंकि सरकारी काम में बाधा का अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर आरोप है, अपराध है और इसमें अपराध करने वाला मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, सभी इसके दायरे में आते हैं। तो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। वहीं बंगाल के राज्यपाल ने इस पर बोलते हुए यह कह दिया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कहीं ना कहीं संकेत राज्यपाल ने दे दिए हैं कि ममता बनर्जी अब खुद अपने आप राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगा दिया जाए इस तरफ बढ़ रही है। क्योंकि जब आप किसी भी संवैधानिक संस्था के काम में खुद बाधा बनते हो, ये पूरे देश ने पहली बार देखा है। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री किसी भी संस्था से इस तरह से बीच में बाधा बनकर नहीं आया। ये केवल बंगाल ने देखा कि सीबीआई आती है तो ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर में पहुंच जाती है, धरना दे देती है, कार्यकर्ता उनके टीएमसी के लोग नारे लगाते हैं, काम में बाधा करते हैं। ईडी के अफसरों को पीटा जाता है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी करने के लिए गए थे, तब भी उनके ऊपर हमला हुआ। बंगाल में कहीं भी ईडी पहुंच जाए, ये उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और अभी आईपैक के दफ्तर पर जो ये ईडी की रेड हुई है, ईडी ने बाकायदा इसके लिए प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि हमारी इस रेड का राजनीति और चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये केस काफी पुराना है। नवंबर 2020 में सीबीआई ने कोयला तस्करी में, मनी लॉन्ड्रिंग में बंगाल के एक व्यक्ति हैं अनूप माझी, उनके और सिंडिकेट पर लगभग 3000 करोड़ रुपए का कोयला चोरी और घोटाला, इस सब का संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की थी। जब उसने पाया कि इसमें पैसे का भी मामला है, मनी ट्रेल पाई जा रही है, हवाला के जरिए पैसे का लेन देन हो रहा है, तो ये केस ईडी को ट्रांसफर हुआ है। यानी आप सोचिए, ये 5 साल पुराना केस है, आज का नहीं है। 5 साल पहले कोई चुनाव नहीं था। सीबीआई ने इसमें जांच की है और सीबीआई ने पाया कि वाकई में इसमें सिंडिकेट काम कर रहा है। और ये जो बताया जा रहा है इसमें अनूप माझी मुख्य आरोपी, इसका संबंध टीएमसी से है और हवाला के जरिए जो पैसे दिए जा रहे हैं, मनी ट्रेल ईडी ने पकड़ा है। और ईडी के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि 20 करोड़ रुपया टीएमसी को उन्होंने दिया गोवा चुनाव में। गोवा चुनाव हुआ तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हवाला के जरिए पैसा दिया गया। आईपैक कंपनी, आपको बता दूं, ये पीके की यानी प्रशांत किशोर की कंपनी थी। प्रशांत किशोर जब राजनीति में आए तो अपनी जो एक कंपनी है प्रतीक जैन को सौंप दी और ये ऊपर से दिखाने के लिए है, अंदर खाने ये सब एक हैं। इस मामले में ममता बनर्जी का बौखलाना और वहां से सबूत लेकर जाना ये साफ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव के लिए इस कंपनी को यानी आईपैक को कुछ ना कुछ पैसे दिए गए हों। ममता बनर्जी को इस बारे में अच्छे से पता है ये कंपनी उनके लिए क्या मैनेज कर रही है और इसीलिए वो फाइल लेकर दौड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर उनसे सवाल पूछे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा एक्स पर वीडियो डालते हुए वो पूछा है कि ये क्या डर है, क्यों फाइल लेकर भागी हैं। मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, फिर भी वो जो है काम में बाधा बन रही हैं। और इस तरह की बौखलाहट क्या कहती है? कहीं ना कहीं किसी प्रकार का डर ममता बनर्जी को है कि ईडी की रेड में अगर सबूत इनके हाथ लगे तो चुनाव होने से पहले ही इनकी सारी पोल पट्टी खुलेगी और ममता बनर्जी समेत इनका भतीजा जेल जा सकता है। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने वीडियो पोस्ट की है जिसमें एक फाइल ले जाकर और मीडिया वाले पीछे दौड़ रहे हैं। पुलिस अफसर है, उसके हाथ में फाइल है और वो फाइल कागज नीचे गिरते जा रहे हैं, वो भागता जा रहा है और गाड़ी में वो फाइलें ले गए। मीडिया ने बाकायदा उसको कवर किया है। शिवम त्यागी लिख रहे हैं ये सब इतनी जल्दी में फाइल लेकर कहाँ भाग रहे हैं और क्या होगा इन फाइलों में। सरकारी गाड़ी में वो फाइलें ले जाई गई हैं तो सवाल उठता है कि आखिरकार ये हड़बड़ाहट क्यों। अब
ईडी ने यह तय कर दिया है कि क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री के घर की तलाशी ली जाएगी, मुख्यमंत्री को हो सकता है गिरफ्तार करना पड़े, क्योंकि ये एक केस बनता है कि आप सरकारी काम में बाधा बनते हो तो किसी भी कीमत में ईडी को तो अपना काम करना है। इस मामले में अब देखना होगा कोर्ट क्या रुख देता है, लेकिन ये पक्का मान लीजिए कलकत्ता हाई कोर्ट के जितने भी डिसीजन हैं उसने ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ाई है। और वो पहले भी कह चुके हैं कि यहाँ जो है जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर की बात है, यहाँ कानून का राज है ही नहीं। कई बार हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है, तो अब देखना होगा इस मामले में क्या है। हालांकि मैंने जैसा आपको बताया आईपैक को लेकर, अब ये जो आईपैक है इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं संजय जायसवाल। संजय जायसवाल ने इस मामले में आईपैक के बारे में बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ये जो आईपैक है, ये आईपैक बिहार के चुनाव में भी पीके को इन्होंने पैसा दिया था और उन्होंने दावा किया है, मैं इस बार दावे का कोई नहीं हूं, लेकिन संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है वो कह रहे हैं कि बिहार चुनाव में इसी कंपनी ने पीके को 60 करोड़ रुपए दिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि 10 करोड़ की हैसियत वाली कंपनी 40 करोड़ चंदा कैसे दे सकती है, इस आईपैक को चंदा आया है। खुद सुनिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो संजय हैं जायसवाल, उन्होंने क्या कहा है। आईपैक का शुरू से सब जगह घोटाला हुआ है। बिहार के भी चुनाव से पहले जन स्वराज पार्टी को आईपैक पैसा दे रहा था। ये हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आईपैक अपने आप को एक कंसल्टेंसी बताती है, तो उससे तो जन स्वराज से पैसे लेने चाहिए थे। लेकिन बिहार चुनाव में 60 करोड़ रुपए से ज्यादा आईपैक ने प्रशांत किशोर को दिया था हमें हराने के लिए। तो आईपैक की जितनी भी डीलिंग है सब घोटाले हैं, सब 2 नंबर पैसे लिए जाते हैं और 2 नंबर से 1 नंबर करने के लिए विभिन्न कंपनियां, जैसे हम लोगों ने उस समय भी बिहार के चुनाव में भी हम लोगों ने देखा कि जिस कंपनी की कुल हैसियत 10 करोड़ की है वो 10 करोड़ रुपए चंदा दे रही है प्रशांत किशोर को। और ऐसी 40 से ज्यादा कंपनियां थी जो घाटे की कंपनियां थी और वह आईपैक और प्रशांत किशोर को पैसे देते हैं। और यह साफ बताता है कि ये लोग 2 नंबर का पैसा 1 नंबर करने का धंधा करते हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा ईडी को कि बहुत ही सही जगह पर रेड किया गया है। प्रशांत किशोर और आईपैक दोनों के सभी घोटालों के खुलासे होने चाहिए। ये काले रकम लेकर के उसको सफेद भी करते हैं और उसके एवज में जो फेल्ड कंपनियां हैं उनसे करोड़ों रुपए लेकर के तथाकथित गलत नेताओं की एजेंट बन करके गरीबों को पैसे से खरीदने का काम करते हैं। प्रशांत पैक से जुड़े हुए नहीं है, इससे पहले थे जब जनसुराज पार्टी बनी, उससे पहले। क्या लगता है कि उनका भी कुछ हो सकता है इसमें? ये तो जांच करेगी ईडी, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी बनाई बिहार में। आईपैक जो कंपनी है जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों से पैसे लेती है और उनका प्रचार करती है, परंतु बिहार में एक यूनिक चीज देखा कि 60 करोड़ रुपए आईपैक ने प्रशांत किशोर को दिया था जनसुराज का प्रचार करने के लिए। और यह बताता है कि यह पूरा रिश्ता बहुत बड़ा घालमेल है और मुझे लगता है काफी घोटाले सामने आएंगे। आईपैक के बारे में बहुत बड़ा खुलासा इन्होंने किया है कि पीके की मिलीभगत है और पीके ने, आपको ध्यान होगा, ममता बनर्जी का पिछला 2 चुनाव का प्रबंध पीके ने किया था। अब ये प्रतीक जैन इस कंपनी का मालिक है, तो क्या ईडी को ये अधिकार नहीं है कि कोई उसके पास मनी ट्रेल का मामला आ रहा है, कोई हवाला के जरिए पैसे का मामला आ रहा है? ममता बनर्जी असल में इसीलिए घबराई हुई है कि उनके पास पूरा डेटा अगर आ गया तो क्या होगा। इसी में पत्रकारों ने इस सारे मामले में, क्योंकि अब इस मामले में ममता बनर्जी अपराध कर चुकी हैं, ये पहली बार है कि ममता बनर्जी डायरेक्ट इस अपराध को कर चुकी कि उन्होंने सरकारी काम में डायरेक्ट बाधा डाली है। सीबीआई की जिस समय पूछताछ हो रही थी फरहाद हाकिम से, वो ऑफिस के बाहर नारेबाजी कर रही थी, उसको हो काम में बाधा माना तो जाएगा, लेकिन सीबीआई अपने काम में लगी रही और बाद में उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया। लेकिन ये तो सीधा सीधा ईडी की रेड हो रही है और अब वहां से आप सबूत लेकर जाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। ममता बनर्जी जिस तरह से खुद हाथ में फाइल लिए वो खड़ी है हरे रंग की,
अब ये सबूत है और सारी मीडिया ने कवर किया है कि ममता बनर्जी खुद फाइल लेकर गई है, यानी अपने हाथ से अपराध किया है। तो ये बहुत गंभीर है। जो बंगाल के गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि इस मामले में अब आप क्या करेंगे, मुख्यमंत्री ने इस तरह का काम किया है, तो उन्होंने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी वो मान रहे हैं कि अब इस मामले में कोई कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो ईडी के रेड के समय ये सब कहा है, तो ईडी ने हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अब ये मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में है, यानी ये विचाराधीन है, और ऐसे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इसमें कानूनी मुद्दे और संवैधानिक मुद्दे शामिल हैं। इसी आधार पर हमें पीस रूम में कई शिकायत मिली हैं। आप आज जो है कलकत्ता हाई कोर्ट ने कई वकील विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ आए, उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं। कानूनी राय में मेरे सभी संज्ञान में लाई गई हैं। पहला, किसी लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कामों को ठीक से करने से रोकना बीएनएस के तहत एक अपराध है, जिसके लिए जेल और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है। दूसरा, किसी लोक सेवक को अपने कर्तव्य करने से डराना धमकाना, ये गंभीर अपराध है, इसके लिए 2 साल की जेल जुर्माना दोनों हो सकता है। तीसरा मुद्दा संवैधानिक और गंभीर है, जैसा कि वो दावा करते हैं इस काम को करके उन्होंने मुख्यमंत्री बने रहने के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। मैं इस बारे में संवैधानिक विशेषज्ञों से सलाह ले रहा हूं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मामला विचाराधीन है, इसलिए मैं इस पर कोई फैसला नहीं देना चाहता। ये लाइन गौर करने की है कि इसमें जो बोला है यही है राष्ट्रपति शासन की तरफ बंगाल का बढ़ना। पहली बार राज्यपाल बंगाल ने ये बोल दिया है कि मामला बहुत गंभीर है। अब हाई कोर्ट यदि इस पर कुछ फैसला खुद ही दे दे कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, तो इनका काम आसान हो जाएगा। अगर हाई कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं देता है, तब जो राज्यपाल हैं इनका अधिकार क्षेत्र है कि ये वहाँ राष्ट्रपति शासन की संस्तुति कर सकते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा अपराधियों को बचाने का एक षड्यंत्र हो रहा है। अभी तक केवल घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी मैदान में आती थी, अब अपराधियों को भी बचा रही है, तो ये संविधान के साथ खुला खिलवाड़ है। सुनिए आप जो वहां के राज्यपाल है उन्होंने क्या कहा। This issue is now before the Calcutta High Court. That means it is sub judice. It is not appropriate for a governor to comment on a subject which is sub judice. There are legal issues, constitutional issues involved in that. On that basis, we have received in the peace room a number of complaints. Today, a good number of advocates of the Calcutta High Court, they also came here for a protest. They have also expressed their views. The legal views that are brought to my notice are threefold in nature. First, preventing a public servant from the due discharge of his public functions is an offence under the Bharatiya Nyaya Samhita, punishable with imprisonment and fine or both. Second is intimidating and threatening a public servant from doing his duty is a still graver offence, which is also punishable with 2 years imprisonment and fine or both. Now, the third issue that is brought to my notice is constitutional and serious. A constitutional functionary is supposed to, expected to, facilitate implementation of the Constitution. And the allegation that is made by the lawyers is one. The Chief Minister is a constitutional authority. By doing this act, as they claim, she has violated the constitutional right to continue as Chief Minister. These are the threefold points that are raised before me by the legal fraternity. There are constitutional issues involved in that. I am keeping my eyes and ears open. I am consulting the constitutional experts on what to do. But since the matter is sub judice, I do not want to make any judgment on that.
And as a governor, I have given my report to the Government of India, Home Ministry. I have already told you these issues have been raised before me by the legal fraternity. I'm looking into it as a governor from the constitutional point of view. I'll make up my mind only after the examination is over. तो मैंने जैसा कहा है कि अब यहाँ बंगाल में निश्चित जानिए कि ममता बनर्जी के साथ अब कड़ा रुख अपनाएगा केंद्र, और जिस तरह के शब्द राज्यपाल ने इस्तेमाल किए हैं, जल्द ही अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने के आसार मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।